जैसा कि इससे के पहले वाले वीडियो में जब हम बताएं आपको कि ये जब राज्यपाल बता देंगे, जो विवादित हम बता रहे हैं आपको, इतना बड़ा विवाद जो चल रहा है राज्यपाल को लेकर दिल्ली सरकार से, दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच में, और जो काम हो रहा है वो सब केंद्र सरकार की तरफ से ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब वो अलग से कुछ हो रहा है, केंद्र सरकार ही उसमें अपना हस्तक्षेप कर रही है। और कैसे हस्तक्षेप कर रही है केंद्र सरकार, आप उसको देखने की कोशिश करिए। पावर क्या दी गई है राज्यपाल को, किसी भी राज्य के राज्यपाल को क्या पावर दी गई है। मैं आपको बताया हूँ ना कि ये जो इनका है 153 में है राज्यपाल का पद है, कि कनाडा से लिया गया है। 154 में कि वो कार्यपालिका के औपचारिक अध्यक्ष होंगे, मतलब कार्यपालिका के औपचारिक अध्यक्ष होंगे, और औपचारिक प्रधान होंगे चाहे औपचारिक अध्यक्ष होंगे, और वो जो काम करेंगे सीएम की सलाह पे करेंगे। किसकी सलाह पर? सीएम के सलाह पर वो काम करेंगे। मतलब 164 में, अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि जो विधायिका में मंत्रिपरिषद होगी उसके सलाह पे जो है राज्यपाल काम करेंगे। लेकिन दिल्ली के जो राज्यपाल हैं वो कुछ अपने आप को एक्स्ट्रा मतलब ले रहे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही अपने आप में मतलब सोच रहे हैं कि मतलब हम ही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 154 समझिए कि 154 में कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान है ना वो, जबकि मुख्य तो सीएम है ना, जो चुना गया है लोगों द्वारा, मुख्य तो वो ना है। और 155 में कहा गया है कि नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। तो अगर किसी राज्य में, मैं इनकी शक्ति को बताया हूँ कि ये किस किस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं राज्यपाल, मैं आपको इनकी शक्तियों को भी बताया हूँ कि इनकी कार्यकारी शक्ति क्या है, विधायी शक्ति क्या है, न्यायिक शक्ति क्या है, वित्तीय शक्ति क्या है, मैं आप सभी को बताया हूँ। और विधायी शक्ति में यही बताया हूँ कि ये जो विधेयक राज्यपाल के सामने रखा जाता है, पास होता है, जो विधायिका के द्वारा जो विधेयक पास होता है, जब राज्यपाल के सामने रखा जाता है, या तो राज्यपाल उसको हस्ताक्षर कर दे, या तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दें, या तो वीटो कर दें, या तो राष्ट्रपति के लिए रख दें। चार चीज़ है, यही चार चीज का ये मतलब राज्यपाल जो है फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान 154 में है, 155 में इनकी नियुक्ति पीएम के सलाह पे होगी। अब अगर पीएम जो केंद्र सरकार है, जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है, चाहे कभी भी केंद्र में सरकार रही हो, अगर वो चाहती है कि हम अपने हिसाब से राज्य को चलाएं, अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण पे ध्यान न रख के केंद्र सरकार सीधे सीधे ये चाहने लगे कि नहीं हम अपने मन से चलाना चाहते हैं राज्य को, तब तो नहीं चल पाएगा। तब तो सीधे सीधे आप सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी करती थी। मैं अभी बताया हूँ ना कि 1977 में जैसे ही जनता पार्टी की सरकार ने 15 राज्यपालों को बर्खास्त किया था, फिर 1989 में, फिर 1991 में, उसी तरह और भी हैं राज्यपाल भी कुछ कम नहीं थे। ये लोग केंद्र सरकार के कहने पर कई मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त कर दिए। ऐसा ये पुराना मामला थोड़ा है। पश्चिम बंगाल के थे, एक मुख्यमंत्री थे, उनको बर्खास्त करके दूसरे को बना दिया गया। मुखर्जी मुख्यमंत्री थे वहां के, उनको हटाकर पीसी घोष को मुख्यमंत्री बना दिया गया। राज्यपाल कम नहीं थे ये लोग, जैसे आज वीके सक्सेना जी कर रहे हैं दिल्ली के। वीके सक्सेना अकेले नहीं है, इनसे पहले और भी राज्यपाल थे, उन्होंने भी ऐसा किया था कि दिल्ली में केजरीवाल जी कैमरा लगवा रहे थे, उनको ये बोल दिया कि नहीं हमें राष्ट्रपति के लिए रखेंगे। तो अब वो केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्यपाल जी अपने हद में रहिए, हमने जो बोला फैसला दिया है 1979 में, इसका मतलब नहीं है कि आप केंद्र सरकार के मतलब नौकर हैं। आप एक पद है, जिस पद के गरिमा वाला पद जो आपका, उस पर बने रहिए, उसका उल्लंघन मत करिए आप, नहीं तो हमको हटाना भी जानते हैं सही से। ठीक है, तो इनकी जो नियुक्ति है पीएम के सलाह पे होती है, तो पीएम अब चाहेगा कि हम राज्य को अपने मन से चलाएं, तो अपने मन से चला सकता है। ठीक है, तो अब इनका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति जो है काम करते हैं मंत्रिपरिषद, जो केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद है उसके सलाह पे कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति जब चाहेंगे, जिस राज्यपाल को जब मन करता हटा देंगे। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी, 2014 में, उससे पहले वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो उस समय गुजरात की जो राज्यपाल थी कमला बेनीवाल थी। कमला बेनीवाल, ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इनका विवाद वहां पे हुआ था गुजरात में। गुजरात का विवाद एक पुलिस वाला मामला था। पुलिस वाला मामला यह था कि ज्यादातर पावर आप पुलिस को और पावर देना चाहते थे, कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वहां के पुलिस को और अधिक पावर देना चाहते थे, कि मतलब जो भी क्राइम बढ़ रहा है तो उसमें कुछ ज्यादा न्याय जो करना था पुलिस को ही दे रहे थे। तो कमला बेनीवाल जो थी कांग्रेस की थी, कमला बेनीवाल वो कांग्रेस की थी। अब उनको काम नहीं करने देती थी नरेंद्र मोदी जी को। अब जब 2014 में सरकार पलटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, तो कमला बेनीवाल तभी राज्यपाल थी गुजरात की, तब भी वो गुजरात की राज्यपाल थी। उनको वहां से मतलब हटाया गया, और उनको वहां से हटा के भेजा गया मिजोरम।
उनको मिजोरम भेजा गया और मिजोरम के बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? उनको ये कहा गया कि कमला बेनीवाल ने हवाई यात्रा का प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने 8.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि एक मतलब लाभ का पद का है, जो लाभ का पद अर्जित करता है, इसीलिए उनको पद से हटा दिया गया। अब वो भले कांग्रेस का है कि नहीं ये गलत तरीके से हटाया गया है, वो अलग मामला है, क्योंकि आपने भी तो कभी किया था। तो ये जो लोग कर रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये राज्यपाल को हटा दे रहे हैं, उनकी सरकार बनी तो वो राज्यपाल को हटा दे रहे हैं, मतलब ये लोग ये चाहते हैं केंद्र में बैठकर कि हम अपने मन से सरकार चलाएं राज्य की भी। तो आप किस लिए चुनाव करवाते हैं राज्य में? चुनाव राज्य में बंद करवा दीजिए, मुख्यमंत्री का पद खत्म कर दीजिए, या तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो बात कर रहे हैं आपकी सत्ता के विकेंद्रीकरण पे सरकार काम करेगी कि जो संसद है हमारा अधिकार देती है, हमारा संविधान जो हमें अधिकार देता है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पे काम करना है, तो किस बेस पे आप सत्ता के विकेंद्रीकरण पे काम करना चाहते हैं? इसी बेस पे कि राज्यपालों को बदल दिया जाए, राज्यपालों को यह पावर दे दिया जाए कि आप अपने मन से काम करिए, वहां के सीएम को कोई काम ही ना करने दीजिए, अगर कोई विधेयक पास हो रहा है तो उसको पास ही ना होने दिया जाए। ऐसा कौन सा काम आप करना चाहते हैं? तो वही ये जो विवाद है अब कमला बेनीवाल का था, कमला बेनीवाल को मिजोरम भेजा गया, वहां से फिर उनको बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे बहुत से राज्यपालों को बर्खास्त किया गया और राज्यपाल भी कम नहीं थे, बताया हूं ना कि पीसी घोष को मुख्यमंत्री बना दिया गया मुखर्जी जी को हटाकर, ठीक है। तो ये लोग भी कम नहीं थे। अब ये जो पावर दी गई है कार्यपालिका को औपचारिक प्रधान और नियुक्ति, ये जो कर रहे हैं तो केंद्र सरकार का बदल लेगी कि नहीं? तो ये काम करने देगी राज्य में? तो आप सुप्रीम कोर्ट भले 1979 में कह दी थी कि ये केंद्र सरकार के अधीन एक रोजगार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मानता कौन है? ये लोग मानते हैं, इसीलिए तो ये लोग हस्तक्षेप करना चाहते हैं। न्यायपालिका जो मैं पढ़ा उसको देखिए कि ये लोग हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हैं। यही असली कारण है कि जिस दिन ये लोग, चाहे ये वर्तमान सरकार सत्ता में है चाहे और कोई पार्टी सत्ता में आएगी, तो ये लोग यही चाहते हैं कि हम अपने मन से शासन करें, वो चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। सत्ता का विकेंद्रीकरण उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन हस्तक्षेप न्यायपालिका में इन लोगों का हो जाएगा, क्योंकि ये लोग अपने मन से चाहेंगे। आप बोलिए जो सुप्रीम कोर्ट बोली थी 1979 में कि ये केंद्र सरकार का रोजगार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट दोबारा बोल देगी क्या? जब से सुप्रीम कोर्ट की ये पता चला कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का जब मामला आया था कि हम जो मूल ढांचे को हम बताएंगे, तब से सुप्रीम कोर्ट को ये पता चला कि हम बहुत पावरफुल आदमी हैं, हम पावरफुल है और हम जो निर्धारित करेंगे वो हम निर्धारित करेंगे कि कैसे आपको कानून बनाना, क्योंकि संविधान एक कानून है और कानून सुप्रीम कोर्ट ही जानता है। विधायक लोग क्या जानते हैं? विधायक लोग कुछ नहीं जानते हैं। इनको तो ये नहीं पता है कि राष्ट्रगान जो होता है ना, अगर सही से बोल दिया जाए कि राष्ट्रगान गा दीजिए तो ये लोग ना गा नहीं पाएंगे। ये लोग ऐसे नेता हैं और ये लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना सत्ता बना लें, कि हम लोग हर जगह हम ही लोग रहें। तो कैसे होगा? अब जो राज्य में चुना हुआ मुख्यमंत्री है वो तो इस तरह चलने नहीं देगा ना आपको, वो भी तो कुछ पढ़ा लिखा है, वो भी तो कुछ जानता है ना। आप ही तो सिंगल आदमी नहीं है ना कि सिर्फ आप ही जानते हैं। तो अब ये इनकी नियुक्ति तो हो गई। अब विवाद क्या है दिल्ली वाला, हम आपको कमला बेनीवाल बता दिए 1977 में, 1989 में, 91 में, फिर 2004 में फिर परिवर्तन हुआ था। ऐसा नहीं, हर बार ये होता है जब भी सरकार पलटती है। तो देखिए इस समय किसी भी राज्य में कांग्रेस का कोई राज्यपाल नहीं, कांग्रेस की पार्टी का, सॉरी नेता नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई भी राज्यपाल नहीं है ना। अब देखिए विवाद कहाँ है? विवाद है पश्चिम बंगाल में, विवाद है राज्यपाल का, विवाद है पश्चिम बंगाल में। वहां सरकार नहीं है बीजेपी की, केंद्र सरकार में जो वर्तमान सरकार है वहां की नहीं है, दिल्ली में नहीं है, झारखंड में नहीं है, बिहार में नहीं है, तो हर जगह विवाद है। मैं बता रहा हूं कि झारखंड में जो है अभी वहां के जो सीएम है हेमंत सोरेन जी, उन्होंने विधेयक पेश किया है कि मैं SC ST में जो आरक्षण दिया जाता है मैं 12 से 14 करना चाहता हूँ। SC में 12 से 14, ST में 12 से 14, SC में 16 से 18 और OBC के लिए 26 से 28 करना चाहते हैं। वो जो है वहां के हेमंत सोरेन जी झारखंड के, अब उस चीज को, उस विधेयक को राज्यपाल जी ने राष्ट्रपति के लिए रख लिया है। आप बताइए, अगर राज्य के पास आप पावर दिए हैं संविधान में संशोधन करके कि नहीं राज्य के पास पावर है कि राज्य आरक्षण कर सकती है, आरक्षण दे सकती है, तो किस बेस पे राज्यपाल ने उसको उठाकर केंद्र सरकार के लिए रख लिया, राष्ट्रपति के लिए? कौन सा बेस था उनका? अब भाई वो बेस पता नहीं किस बेस पे आप लोग रख ले रहे हैं। तो अब ये अभी विवाद होगा कि नहीं? आप बताइए विवाद होगा कि नहीं? हम आपसे देखिए, हम आग्रह करना चाहेंगे इसको आप पॉलिटिकल एंगल से मत लीजिएगा एकदम, बिल्कुल। अगर पॉलिटिकल एंगल से लेंगे तो हम आपको बुरे लग जाएंगे, ठीक है? आप उसको इस तरह से मत लीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी शिक्षक होगा, अगर उसके सामने जो भी बात आएगी वो बोलेगा ही बोलेगा। उसमें हम ये बात तो नहीं है कि सिर्फ हम 2014 की बात कर रहे हैं, हम तो पहले की बात कर रहे हैं, हम तो कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं ना, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, जो भी सत्ता में उसकी बात करेंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल एंगल से मत लीजिए,
ठीक है। अगर आप पॉलिटिकल एंगल से लेंगे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हम आपके लिए बुरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको कृपया पॉलिटिकल एंगल से मत लीजिए, क्योंकि ये बात है हम लोगों के कल्याण की। जिस राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम लोगों के कल्याण की बात की जाती है, उस कल्याण के लिए इतने पैसे आते हैं, उसको घोटाला में तब्दील कर दिया जाता है, तो हम लोग को तब नहीं समझ में आता, क्योंकि हम लोग को कुछ पता नहीं है। 20 लाख करोड़ चाहे कितने लाख करोड़ रुपए आ जाते हैं, यहाँ पे उतार दिए जाते हैं बाजारों में, और हम लोग को पता नहीं है। 11 लाख करोड़ एनपीए कर दिया जाता है लोगों का, हम लोग को पता नहीं है, हम लोग कुछ नहीं मालूम रहता है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। तो कम से कम इसको तो पॉलिटिकल एंगल से मत लीजिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि केंद्र सरकार क्या करना चाहती है, सरकार ऐसा करना क्या चाहती है। और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है, अगर बाय मिस्टेक आप ले रहे हैं कि नहीं हम लेंगे पॉलिटिकल एंगल से, तो आप समझिए कि क्या कर रहे हैं। दिल्ली में सरकार किसकी है, कौन चुना है, जनता ने चुना है दिल्ली में, केंद्र सरकार में, सॉरी जो राज्य सरकार है दिल्ली की, आप है पार्टी, आप पार्टी है जिसमें केजरीवाल मुख्यमंत्री है, जनता ने चुना है ना उसको। तो अब एलजी के पास इतनी पावर आ गई है कि एलजी ये कह रहे हैं, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, एलजी का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल, ठीक है। तो उनके पास ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी पावर है कि हम आपको कुछ नहीं करने देंगे, मतलब आप जो भी काम करेंगे उसमें हम हस्तक्षेप करेंगे, बिना हमारे आप कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो जो केजरीवाल जी हैं, अब वो भेज रहे हैं कि अपने यहाँ के शिक्षकों को फिनलैंड भेज रहे हैं कि जाइए वहां पे देखिए कि वहां पे कैसे पढ़ाया जा रहा है लोगों को, कैसे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, कैसा मतलब वहां का माहौल है, कैसे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो राज्यपाल जी ने कह दिया कि आप हमारे बिना कुछ लोगों को भेज ही नहीं सकते हैं। 12 राज्यपाल अभी, अगर यही बात उत्तर प्रदेश के जो अभी लोग गए थे घूमने, अभी 12 से 13 फरवरी को ग्लोबल समिट होने वाला है कि नहीं, उद्योग के लिए 17 लाख करोड़ का योगी आदित्यनाथ जी ने रखा है निवेश करने के लिए। ये लोग कैसे बाहर चले गए थे, कहाँ कहाँ गए थे ये लोग, कोई ऑस्ट्रेलिया गया था, तो कोई मैक्सिको गया था, तो कहाँ चले गए थे। इसका मतलब राज्यपाल यहाँ पे नहीं रोक रहे हैं, दिल्ली में क्यों रोक रहे हैं, ऐसा क्या, कौन सा पावर आपको दिया गया कि आप दिल्ली में रोक दे रहे हैं, ऐसा कौन सा पावर आपको दिया गया। तो आप अगर इसको आप पॉलिटिकल एंगल से लेंगे कि नहीं ये पॉलिटिकल एंगल से पढ़ा रहे हैं, तो आप समझ चुके हैं, क्योंकि आप किसी पार्टी की विचारधारा से संबंधित हैं, आप उसको मत समझिए। आप यहाँ समझिए कि हमारे फायदे के लिए आप जा रहे हैं, 17 लाख करोड़ का योगी जी जो निवेश करना चाहते हैं, हम मान रहे हैं कि हमें रोजगार मिलेगा। तो अगर बाई मिस्टेक ये लोग अगर राज्यपाल रोक देते तो किसके लिए दिक्कत होती, जो भी 8-10 नौकरियां मिलेगी हम लोगों के लिए रोजगार होगा ना वो। तो हम लोग उसके बारे में क्यों ना सोचें कि केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है। तो ये जो विवाद है दिल्ली का जो विवाद है, देखिए 1952 में दिल्ली जो है स्टेट बना, 1952 में दिल्ली स्टेट बना और पहला असेंबली चुनाव हुआ, ठीक है। देखिए 1952 में केंद्र सरकार का भी चुनाव हुआ और हर राज्यों का चुनाव हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली का हुआ, हर राज्यों का चुनाव हुआ 1952 में हर राज्यों का चुनाव हुआ। और वहां के पहले सीएम बने चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव, क्या चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव जी, जो वहां के पहले मुख्यमंत्री बने, ठीक है। 1952 में दिल्ली जब स्टेट बना, स्टेट कुछ थे लेकिन बाद में फिर परिवर्तन किया गया, तो 1952 में दिल्ली स्टेट बना था। और वहां पे जब फर्स्ट असेंबली चुनाव हुआ, हर राज्य में बता रहा हूं आपसे ना कि जब पहली बार 1952 में चुनाव हुआ था, केंद्र सरकार का भी चुनाव हुआ था और फिर राज्यों के राज्य सरकारों का भी चुनाव हुआ था उसी समय। ये तो 1971-72 के बाद में इंदिरा गांधी जब थोड़ा सा इधर उधर करने लगे, कांग्रेस की जो मतलब एक गद्दावर नेता थी। देखिए मैं हर बार कहता हूं कि हर एक नेता में हर एक चीज की पूर्ति नहीं हो सकती है, अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसमें कुछ सही भी होगा, ठीक है। जिस तरह उन्होंने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करा दिया, वो सबसे बड़ा हमारे लिए मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा उनका हमारे लिए, ठीक है। 1971 में जो मतलब उन्होंने निकाला उसको वहां से हटाया, ठीक है। अब 1971 में वो तो हटा दी, तो हम किसी को गलत नहीं ना कर सकते हैं। तो अब वो जब चुनाव था जो 1971 वाला, अब 1971 में अब चुनाव क्या हुआ कि चेंजिंग हो गया। अब वो 1971 के बाद राज्यों का चुनाव अलग होने लगा, क्योंकि जो ये गांधी जी थी 1 साल पहले ही चुनाव करा ली थी केंद्र सरकार का, उसीलिए वो विवाद खड़ा हो गया था। तो मतलब उस समय से चुनाव चेंज हुआ। लेकिन 1952 में मैं कहना चाहता हूं कि 1952 में जो चुनाव सभी राज्यों का एक साथ हुआ था, तो उस समय जो सीएम थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे, और पहले सीएम चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव जी बने थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब राज्यों में भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन मतलब मांग उठने लगी, राज्यों में मतलब जो राज्य थे भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन होने लगा, राज्यों का मांग होने लगी, जिसमें एक श्री रामुलु पेट्टू भी थे जो 56 दिन के अनशन में बैठे थे, उनकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस के गद्दावर नेता थे, उधर तमिल साइड के थे वो,
तो वो उनकी मृत्यु हो गई। तो उसी समय आंध्र प्रदेश को पहला मतलब राज्य गठन किया गया था, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का पहला राज्य गठन हुआ था। अब हुआ क्या कि जब आंध्र प्रदेश को गठन किया गया तो उसी समय मतलब सभी राज्य करने लगे मांग कि नहीं हमें भी चाहिए, हाँ हमें भी भाषा के आधार पर गठन कीजिए। तो अब ऐसा लगने लगे अरे तो सभी राज्य मांग करने लगे। तो फिर उनके लिए फजल अली आयोग बनाया गया, सर सैयद फजल अली आयोग बनाया गया। मतलब फजल अली आयोग था उनका नाम था, वो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। उनका एक आयोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया। उन्होंने 3 साल बाद उन्होंने 1953 में उनको बताया दिया गया कमीशन। 1956 में उन्होंने ये रिपोर्ट सौंपी और 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या हुआ कि जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने लगा। ठीक है, आज जब ऑर्गेनाइजेशन होगा स्टेट का तो 1956 में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हुआ और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब जब दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया तो दिल्ली देखिए दिल्ली एक हमारी राजधानी 1911 में घोषणा हुई, 1912 में। उसी समय जब ये अंग्रेजी सरकार थे सब तो वही सब राजधानी बना के गए थे। अब दिल्ली में ऐसा कौन सा चीज नहीं है, दिल्ली हमारी विरासत है, हमारी धड़कन है दिल्ली, समझ रहे हैं। अब हमारी दिल्ली धड़कन है तो अब उससे तो आज कोई आने नहीं देंगे हम। ठीक है, तो अब ये बनाया गया, अब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे कि केंद्र का इस पे शासन ज्यादा रहे, केंद्र का शासन इस पे ज्यादा रहे। ठीक है, अब 1956 में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हुआ, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुई और दिल्ली GNCTC गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ये बनाया गया 1956 में। और 1956 में जब ये बनाया गया तो ये कहा गया कि वहां पे एक एलजी होगी, सॉरी जो है एक मिनट अभी रुक रहे, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ देखिए 1956 में जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जब हुआ दिल्ली, तो दिल्ली जो है केंद्र शासित जो प्रदेश घोषित हो गया। तो ये जो राज्य का दर्जा था 1952 में ये बना था, असेंबली इलेक्शन हो रहा था, इसने अपना दर्जा खो दिया तो यहाँ पे चुनाव बंद हो गया। ठीक है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश थे यहाँ पे इसको चुनाव को क्या हुआ बंद करा दिया गया। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा मतलब ये मैं पूरा केयरफुल नहीं हो पाया था कि 1956 में, तो मुझे डाउट लगा तो मैं तुरंत मतलब रोका उसको। ठीक है, तो 1956 में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हुआ, क्योंकि मुझे डाउट हुआ तभी मैं रोका हूँ नहीं, मतलब ये गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ पे ये होना चाहिए था। ठीक है, तो 1956 में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हुआ और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। क्या किया गया? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अब तब से यहाँ पे चुनाव बैन हो गया था। पहली बार यहाँ पे चुनाव 1952 में, तो यहाँ पे चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव वहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन उसके बाद 1956 में जब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हुआ दिल्ली, तो फिर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। फिर बाद में जब कांग्रेस की सरकार बनी 1991 में, पीपी नरसिम्हा राव उसमें प्रधानमंत्री थे, उस समय जब सरकार बनी तो 69वां संविधान संशोधन किया गया, 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 69वां संविधान संशोधन हुआ 1991 में। और दिल्ली को GNCTD मतलब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ये बनाया गया। और जब ये 1991 में दिल्ली को GNCTD कहा गया तो इसमें यह कहा गया कि इसमें एक ELG होंगे। क्या होंगे? एक ELG होंगे, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, और असेंबली होगी, मतलब असेंबली मतलब सभा विधानसभा होगी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिपरिषद होगी। अब 164 में ये कहा गया है, 164 में अनुच्छेद 164 में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के सलाह पे राज्यपाल काम करेंगे। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है लेकिन वो वास्तविक जो है मुख्यमंत्री हैं, और मंत्रिपरिषद होगी तो उसके मुख्यमंत्री होते हैं। और इनको 164 में ये कहा गया है कि ये जो है मुख्यमंत्री के सलाह पे काम करेंगे। किसके सलाह पे? मुख्यमंत्री के सलाह पर ये काम करेंगे। तो इसमें जो दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मालिक तो मुख्यमंत्री ही है ना, तो आपको उसके हिसाब से काम करना होगा। तो आप सोचिए, आप उनके हिसाब से काम ना करके आज क्यों आप अपने मन से काम कर रहे हैं? समझिए, देखिए, ध्यान लगाइए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। 1991 में एक आ गया जब कांग्रेस की सरकार थी, तो 1991 में दिल्ली जब GNCT मतलब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जब बनी थी, तो इसमें यह कहा गया कि दिल्ली में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, और असेंबली होगी, सभा होगी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मतलब वहां पे मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, अब जब ये 1952 से 1956 के बीच, ये देखिए यहाँ तो देखिए 1952 से 56 के बीच, जब 56 में इसको स्टेट ऑर्गेनाइजेशन करके केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, तो मैं आपको बताया हूँ कि दिल्ली हमारे दिल की धड़कन है, और ये विरासत, वहाँ पे बहुत से राष्ट्रपति भवन है, अपने सुप्रीम कोर्ट है, संसद भवन है, वहाँ पे बहुत सी मतलब विरासत की चीजें हैं। ठीक है, तो उसी लिए
अब वहाँ पे चुनाव मतलब इतना कराना कि मतलब यहाँ पर राज्य हो जाएगा, तो राज्य अपने मन के करने लगता है, क्योंकि राज्य के पास पावर होती है। क्या होती है? राज्य के पास पावर होती है। अब जैसे मैं बताया था ना कि सीएम के सलाह पे काम करेंगे हर एक चीज, तो राज्य के पास पावर है कि नहीं? अब राज्य अपने मन से करेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मन से काम करें, बिहार के नीतीश कुमार अपने मन से काम करें, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह अपने मन से काम है, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल अपने मन से काम कर रहे हैं, उधर असम के हेमंत बिस्वा सोरेन जी अपने मन से काम कर रहे हैं, खूब बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो अपने मन से काम कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। तो जब 1956 में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो दर्जा खो दिया गया सुप्रीम उसका केंद्र सरकार का, जब केंद्र सरकार जब वहाँ पे हस्तक्षेप कर दी, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो वहाँ पे चुनाव बंद हो गया। लेकिन 1991 में फिर इसको जब ये बनाया गया, तो 1991 में ये कहा गया कि यहाँ पर एक एलजी होंगे, असेंबली होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे तो आप उनके हिसाब से काम करने पड़ेगा। लेकिन जब इनके हिसाब से काम करना पड़ेगा राज्यपाल को, तो केंद्र सरकार को ऐसा लगा कि हम कुछ पावर जो है राज्यपाल को दे दें, कुछ पावर ऐसे जो सीमित पावर है हम राज्यपाल को दे दें, जो राज्यपाल अपने मन से करे। ठीक है, ये क्यों दिया गया? देखिए ध्यान दीजिए कि जब एक एलजी असेंबली काउंसिल होंगे और केंद्र सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, हमें जो पावर है राज्यपाल को कुछ देनी चाहिए, तो राज्यपाल को दिया गया कि पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर, इस पे जो काम करेंगे वो राज्यपाल करेंगे। असेंबली जो है इस पे कानून नहीं बनाएगी, पुलिस उनके अंदर नहीं रहेगी। आज भी केजरीवाल के अंदर पुलिस नहीं रहती है। नहीं तो देखे ना, जब सीबीआई का छापा पड़ता है तो देखते हैं ना, कहते हैं ना कि हमें दे दीजिए, कहते हैं कि नहीं कि हमें दे दीजिए, पुलिस हमारे अंदर दे दीजिए, हम जब चाहें तब उठवा लें। तो आप बताइए, पूरे सांसदों का घर वहीं पे है, मतलब जो सांसद लोग हैं वहीं पर रहते हैं, प्रधानमंत्री वहीं पर रहते हैं, राष्ट्रपति वहीं पर रहते हैं, जिसको मन करेगा उसको उठवा लेंगे राज्यपाल, अरे केजरीवाल जी। पुलिस, देखिए पुलिस के पास इतनी पावर होती है, आप कुछ भी रहे हैं, वो तो जज के सामने पेश करना था, तो पुलिस किसी भी आपको आईपीसी धारा को तहत उठा लेगी। आप सीआरपीसी के तहत जो फैसला सुनाएंगे उसके बाद में सुनाएंगे, वो आईपीसी के तहत आपको पुलिस उठा लेगी। इसीलिए वहां पे कहा गया है कि ये जो है, अब पुलिस के लिए आप कानून नहीं बना सकते हैं, आप भूमि नहीं बना सकते हैं। अब मान लीजिए भूमि में कानून बनाने लगे और कह दे कि जो संसद सेंट्रल विस्टा की जगह प्रयोग बन रहा है संसद, अब कह रहे हैं केजरीवाल के यहाँ सेंट्रल विस्टा नहीं बनेगा, अब इसके बाद सेंट्रल विस्टा बनाइए, तो कैसे बना लेते? क्या नहीं बना पाते? लेकिन केंद्र सरकार के पास कुछ पावर है जिसकी वजह से राज्य सरकार को भी नहीं मानती हो। केंद्र सरकार के पास पावर है ऐसी कि राज्य सरकार को ना माने। लेकिन जब सत्ता के विकेंद्रीकरण पे काम करना है, एक सोच समझ के राज्य को चलाना है, जब राज्य को सोच समझ के चलाएंगे आप, तो कुछ तो वरीयता इधर उधर करनी पड़ेगी ना। ऐसे तो देखिए, ऐसे तो पूरी पावर है केंद्र सरकार के पास कि राज्य को एक दिन न चलने दे, एक दिन राज्य को न चलने दे, ऐसी पावर है केंद्र सरकार के पास। लेकिन जब सत्ता के विकेंद्रीकरण पे आप काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो 1991 में पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था पे मतलब जो है ये कहा गया कि आप इन तीनों पे कानून नहीं बनाएंगे। किस पे? पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर के अलावा आप सब पे कानून बनाइए। जैसे हर एक राज्य कानून बनाता है वैसे कानून बनाइए, लेकिन आप इन तीनों पे कानून मत बनाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन तीनों पे कानून नहीं बनाना है, ठीक है। लेकिन फिर अब 1991 में अब 1993 में इलेक्शन हो गया। तब तक 1991 में ये पास हुआ, ये बिल ये पास हुआ, तो 1993 में इलेक्शन हो गया और इलेक्शन में जीती बीजेपी और उसके पहले सीएम बने मदन लाल खुराना। पहली बार जब चुनाव हुआ, जब दिल्ली नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी नहीं घोषित हुआ था, उस समय चौधरी ब्रह्मलाल प्रकाश यादव सीएम बने थे पहले। लेकिन जब ये दूसरी बार चुनाव 1991 के बाद बना हुआ चुनाव, जब ये 1991 में 69वां संविधान संशोधन करके ये जीएल सिटी बनाया गया, तो 1993 में चुनाव हुआ तो बीजेपी जीती और मदन लाल खुराना 1993 में वहां के दिल्ली के सीएम बने। ठीक है, फिर वहां तक से सरकार चली आ रही थी। अब ये इसी का पालन हो रहा था, ये जो है इसका पालन होते चला रहा था। विवाद हुआ 2014 में। फिर 2014 में क्या हुआ? विवाद हो गया 2014 में सॉरी, मौसम परिवर्तन खांसी है। 2014 में लोकसभा का चुनाव होना था और लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी कह रही थी कि स्टेटहुड चाहिए, कांग्रेस सरकार भी कह रही थी कि स्टेटहुड मतलब हमें राज्य का दर्जा चाहिए, बीजेपी भी कह रही थी हमें राज्य का दर्जा चाहिए। ठीक है, हमें राज्य, क्योंकि अब तक तो केंद्र शासित प्रदेश है ना। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले
दिल्ली में तीन पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी, आप, इन तीनों लोगों के घोषणा पत्र में जो था, ये दिल्ली को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करने का घोषणा पत्र था। किसका था? बीजेपी का भी था, कांग्रेस का भी था, आम आदमी पार्टी का भी था कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार बन गई तो हम जो है इनको इनको जो है हम राज्य बना देंगे। किसको? दिल्ली को हम राज्य बनाएंगे, स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। ठीक है। लेकिन अब 2014 में क्या हुआ कि 2014 में तो प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार बन गई। अब क्या हुआ कि 2015 में अब फिर वहां पे चुनाव हुआ। 2015 में चुनाव हुआ और जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस वहां पे जीत गई, आम आदमी पार्टी। 2014 में तो लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत गई। लेकिन जिस दिल्ली में बीजेपी स्टेटहुड का मांग कर रही थी, उस दिल्ली में कांग्रेस बन गई, सरकार बन गई आपकी। किसकी? जिस दिल्ली में लोग स्टेटहुड की मांग कर रहे थे, उस दिल्ली में सरकार बन गई स्टेट में आपकी और केंद्र में बन गई बीजेपी की। हुआ क्या? अब चल रहा है मामला। अब आपने तो कह दिया कि हम इसको स्टेट घोषित करेंगे। अब केजरीवाल जी कोई होगा दिमाग उनका, अपने मन से कर रहे हैं, जबकि पावर पूरी संसद के पास है कि हम कब किसे क्या घोषित करें। तो 2015 में जब इनकी सरकार बन गई आपकी, तो 2015 में एलजी थे उस समय नजीब जंग। ठीक है। अब नजीब जंग जी ने ये कहा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, भूमि की फाइल हम सीएम को नहीं देंगे। मतलब ये तीन जो है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि, इन तीनों की फाइल हम सीएम को नहीं सौंपेंगे। तो ठीक है, मत सौंपिए, आपको पावर दिया गया है कि आप पुलिस, भूमि, पब्लिक ऑर्डर के अलावा आप कुछ भी मत सौंपिएगा उनको। आप तीनों मतलब ये काम करेंगे, ये तीन पे राज्यपाल काम करेंगे, बाकी पे सरकार काम करेंगी। विवाद हुआ फिर से। आप बताइए, आप हस्तक्षेप कर रही है कि नहीं सरकार? फिर संसद ने 2015 में पास की बिल और 2015 में ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा, केंद्र सरकार ने, कि सर्विस से संबंधित कार्य एलजी के हाथ में होगा। अब देखिए हस्तक्षेप देखिए, जो 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 सरकार 2014 से पहले केंद्र में नहीं थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो यही बीजेपी, यही आप, यही कांग्रेस ये मांग कर रहे थे इसको स्टेटहुड बनाना है, मतलब खुद का राज्य का दर्जा देना है। लेकिन जैसे ही केंद्र में सरकार आ गई बीजेपी की, तो 2015 में इन्होंने देखिए क्या, आपको स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए था इसको ना। अब किस बेस पे मांग कर रहे थे? सोचिए कि आप किस बेस पे मांग कर रहे थे कि हम इसे स्टेटहुड का दर्जा देंगे। लेकिन आप 2015 में क्या कर रहे हैं? आप इन तीनों के अलावा एक और अधिकार दे रहे हैं नहीं, किसको? राज्यपाल को। कि 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा कि सर्विस से संबंधित कार्य एलजी के हाथ में होगा। उसी समय क्या हुआ कि केजरीवाल जी चाहते थे कि हम महिला हेल्पलाइन लाएं। ठीक है। भ्रष्टाचार निरोधन से संबंधित कुछ लाए थे। वो उनको डोर टू डोर सुविधा देना चाहते थे, उनको भी रोक दिया गया। एलजी ने कहा कि ये तो सर्विस है सब, ये सब हमारे अंडर में आता है, क्योंकि ये सब पास किए थे। ठीक है। अब हुआ क्या कि अब दिल्ली सरकार तो पगला गई कि हम चुने हुए हैं, हम कैसे सेवा देंगे। अच्छा ये बताइए, जब सर्विस इनके हाथ में, राज्यपाल के हाथ में हो जाएगा और वो काम कर लेंगे केंद्र सरकार के हिसाब से, तो अब चुनाव जो है जीते हैं केजरीवाल जी, चुनाव केजरीवाल जी जीते हैं, लेकिन काम कर रही है केंद्र सरकार। तो आप बताइए वोट किसको मिलेगा? तो बाद में जब चुनाव होगा तो केजरीवाल जब कोई काम नहीं करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे कि नहीं? आप बताइए, चुनाव केजरीवाल जी हार जाएंगे कि नहीं? अगर ये सर्विस वगैरह है, आप कल को केजरीवाल कहें कि हम आपको ये चीज देना चाहते हैं, हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, एलजी कहेंगे हम जब तक नहीं कहेंगे नहीं करेंगे। हम आपको स्वास्थ्य देना चाहते हैं, हम आपको स्वास्थ्य देना चाहते हैं, एलजी कहेंगे हम जब तक नहीं कहेंगे आप नहीं दे सकते हैं। हम वो कहेंगे कि हम आपको साइकिल फ्री देना चाहते हैं, हम आपको ये देना चाहते हैं, एलजी कहेंगे हम जब तक नहीं कहेंगे तब तक कैसे दे देंगे। तो आप बताइए कि अब एलजी का हस्तक्षेप हो रहा है कि नहीं? अब केंद्र सरकार यहाँ पे हस्तक्षेप कर रही है कि नहीं? केंद्र सरकार 2015 में ऐसा क्यों लाई? जो केंद्र सरकार स्टेटहुड का मांग कर रही थी, वो 2015 में ऐसा क्यों नियम लाई कि आप सर्विस जो है इससे एलजी के हाथ में होगा? और सुनिए, 2016 में जब दिल्ली सरकार हाईकोर्ट गई, वाह है हाईकोर्ट, जिस न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बताएं आपको कि इसमें हस्तक्षेप न करे, उन्होंने ये कर दिया कि ये फैसला सही है कि सर्विस एलजी के हाथ में होगा। ठीक है कि अब हो सकता है कि दिल्ली के सीएम कुछ अलग सर्विस देने लगे, गलत सर्विस दें, हो सकता है। जो जहां दिल की धड़कन, हमारे देश की धड़कन है, देश की हमारे जो है हमारा दिल है वो दिल्ली, तो हो सकता है कि वहां कुछ गलत सर्विस दें। तो
इसके उस बेस पे दिल्ली सरकार हाई कोर्ट गई और उनको अब ये जो है हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि नहीं, केंद्र सरकार का जो दिया गया है ये सर्विस वाला मामला है ये सही है, और ये फैसला एलजी के पक्ष में आ गया। अब तब से अब पगलाए थे लोग, पगलाए 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 रहे। फिर तब तक क्या की, तब तक मामला चल रहा था इसी तरह। फिर तब 2021 में फिर पास हो गया बिल एक, जीएनसीटी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2021 फिर पास हो गया। अब देखिए अब केंद्र सरकार ने फिर पास कर दिया। अब ये कर दिया, टोटल 5 पेज का था जो फैसला था, मतलब विधेयक पास हुआ टोटल 5 पेज का। इसमें 15 मार्च को लोकसभा से पास हुआ, 24 मार्च को राज्यसभा से पास हो गया। इसमें यह कहा गया यह विधि एलजी और सीएम की पावर की व्याख्या करती है। ये जो विधि है 2021 में जो पास हुआ था, जीएनसीटी जो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये जो पास हुआ यह विधि जो है एलजी और सीएम की पावर की व्याख्या करती है। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि गवर्नमेंट का मतलब एलजी होगा ना कि चुनी सरकार। आप बताइए, आप केंद्र सरकार में ये केंद्र शासित प्रदेश में ये कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में एलजी ही सब कुछ मालिक है, तो काहे के लिए चुनाव करा रहे भैया, उसको रद्द कर दीजिए ना। क्या मतलब है वहां पे चुनाव का, आपके रद्द कर दीजिए उसको, चुनाव मत हो वहां। लेकिन वहां पे हुआ, हो रहा है, चल रहा है। चुना गए लोग द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। मतलब जिस तरह उत्तर प्रदेश में डीएम एसडीएम सबको बर्खास्त कर दिया जा सकता, मतलब हटाया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, वो पावर उनसे छीन लिया गया। अब बताइए जिसके पास ये सब पावर नहीं रहेगी वो काम कैसे करेगा। कोई डीएम अच्छा सा काम नहीं कर रहा है, इनका कोई सुन ही नहीं रहा है। अब ये किसी काम के लिए सौंपे, सचिव जो काम नहीं कर रहा है वो अंडर में केंद्र सरकार कैसे काम करेगा। राज्यपाल की बात सुनेगा, राज्यपाल का देंगे कि नहीं करना तो कैसे करेगा, और हटाना उन्हीं को, तो सब कुछ उनके अंडर में है। अब सीएम चाहेंगे, अब यहाँ पे जो है ये जो काम करना है सीएम के सलाह पे, अब वहां पे काम कर रहे हैं सीएम राज्यपाल अपने मन से, तो कैसे हो जाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर है वे छीन लिए। अब देखिए कि जो सरकार स्टेटहुड की मांग कर रही थी वो सरकार ने ऐसा काम कर दिया 2021 में। किसी भी कार्य में एलजी का हाथ पक्ष चाहिए। यही पावर बीके सक्सेना जी हैं, चाहे इससे पहले एक और राज्यपाल जी थे, उन्होंने भी, मतलब उनका नाम देखिए याद नहीं आ रहा है, सॉरी उसके लिए माफी चाहेंगे हम। उनका नाम देखिए हमारे दिमाग में जुबान पे है लेकिन आ नहीं रहा है उनका नाम। ठीक है, इसमें वर्तमान में बीके सक्सेना जी हैं राज्यपाल यहाँ के। अब नजीब जंग जी थे उस समय 2015 में, उन्होंने भी ये कहा था। फिर बीच में ये इनका नाम, सॉरी देखिए इनका नाम बता रहे हैं आपको, अनिल बैजल जी, अनिल बैजल जी वो थे, अनिल बैजल जी इनसे पहले वो थे। अब बताइए ये लोग जब मन करा तब रोक दे रहे हैं। तो वही मैं बता रहा था कि वो कैमरा लगवाना चाहते थे, तो अब ये बोल दिए कि नहीं ये मामला हमारा है, हमारा बिना हमसे पूछे कुछ नहीं करेंगे। तो चले गए सुप्रीम कोर्ट हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दिया राज्यपाल की, आप हद में रहिए, आप हद में रहिए। एलजी ने ये कह दिया था कि सिक्योरिटी का मामला है तो ये सबके निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ये जो दलील दिए थे केजरीवाल जी कि हम सबकी सिक्योरिटी चाहते हैं, इससे कौन सा निजता का अधिकार उल्लंघन हो रहा है। हम अब जब कैमरा लगा रहे हैं रोड पे, सबका किसी का ये जो टोल टैक्स पे लग रहा है कैमरा, गाड़ियों का नंबर जो देख के नंबर कट जाएगा, उसके लिए नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार तो मतलब इसका मतलब गलत कर रही है। नितिन गडकरी जो लगवा रहे हैं कैमरा रोड और रोड पे, चौराहा पे, मतलब उसका गलत है। दिल्ली सरकार कर रही तो सही है, केंद्र सरकार करे तो गलत नहीं है, गलत है। दिल्ली सरकार करे तो गलत है और केंद्र सरकार करे तो सही है। किस बेस पे भैया, कौन सा ऐसा मामला है। अब भाई हमारा फर्ज है बताना, आपका फर्ज है समझना कि समझिए लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब किसी भी कार्य में एलजी का पक्ष होगा जो, अब फिर अब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। कौन, ये जो है अब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। जो है सीएम जी जो केजरीवाल जी चले गए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा पब्लिक ऑर्डर पुलिस लैंड को छोड़कर सभी कार्य चुनी सरकार करेगी। ठीक है, अब बताइए 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर पुलिस लैंड को छोड़कर सभी कार्य चुनी सरकार करेगी। मतलब इसका ये इनके यहाँ का फिर आ गया, मतलब 2015 से जो ये नियम लागू ये खत्म हो गया कि नहीं, खत्म हो गया कि नहीं, ये भी खत्म हो गया, ये इसमें ये भी खत्म हो गया। ये सब जो 2016-21 में पास हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है जो चाहे खत्म कर सकती है, तो ये भी तो खत्म हो गया ना। किस बेस पे बीके सक्सेना जी इन्होंने ये कह दिया कि फिनलैंड, इसमें वर्तमान में जो विवाद चल रहा है फिनलैंड, किस बेस पे उन्होंने कह दिया कि फिनलैंड यहाँ के शिक्षक नहीं जाएंगे। किस बेस पे, जब ये सब कुछ खत्म हो गया तो
किस बेस पे आपने कह दिया कि फिनलैंड शिक्षक नहीं जाएंगे, बिना हमसे पूछे आप नहीं कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव की फाइल हम नहीं देंगे आपको, क्यों नहीं देंगे, कहाँ लिखा है? उन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित सारी पावर हमने है। जब इसमें सब रद्द कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबको रद्द कर दिया है, 4 जुलाई 2018 को सबको रद्द कर दिए, सिर्फ पब्लिक ऑर्डर और पुलिस और लैंड है, तो आप किस एडमिनिस्ट्रेटिव की पावर की बात कर रहे हैं? आप कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके पास है? सब कुछ तो आपके पास से छीन ले गया ना, कौन सा पावर है आपके पास? किस बेस पे आप बात कर रहे हैं? ये तो समझने की कोशिश करिए ना आप लोग। तो वही यही विवाद है कि ये जो बीके सक्सेना जी है कह रहे हैं हमारे पास पावर है, केजरीवाल जी कह रहे हैं हमारे पास पावर है। अब यही सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, कभी आने वाले भविष्य में देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। ठीक है, मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में अभी भी। ये तो इसके बाद भी सरकार जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो मान नहीं रहे हैं कि जो है बीके सक्सेना जी, अब ये तो मान नहीं रहे, तो कौन इनको जाएगा इतना मनाने? भाई आदमी है केंद्र सरकार के, आप जो केंद्र सरकार जो चाहती है वो कर लेती है। तो यही इनका इनसे संबंधित विवाद है कि जो राज्यपाल जी अपने मन का करना चाहते हैं, वो सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब ही नहीं समझते हैं। वो जो सोचते हैं कि मतलब ये जो भी सत्ता में जहां से वो सोच रहे हैं कि हम ही उसके मालिक हैं। अरे आप समझिए कि आप एक ऐसे देश में हैं जहां अनपढ़ों की कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ हैं, क्या कहा जाए किसी से। और पैसा एक ऐसी चीज है कि इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। आज करोड़ों हजारों करोड़ रुपए गपत हो जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता है। और हम भूखे 24 करोड़ लोग पर डे भूखे मरते हैं, मतलब मरते नहीं, मतलब सोते हैं। मरने का मतलब वो मरना मत समझिए कि मर गए। 24 करोड़ लोग पर डे भूखे मरते हैं, वो मैं कह रहा हूँ। वो मरना नहीं कि मर गए एकदम बिल्कुल खत्म हो गए, वो वाला मरना नहीं, मतलब सोते हैं पर डे 24 करोड़ लोग। और केंद्र सरकार बोली है कि सुप्रीम कोर्ट बोली है कि केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता है कि हर एक व्यक्ति के पास भोजन पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल बोली 2 महीने पहले कि हर एक व्यक्ति भूखे व्यक्ति के साथ भोजन पहुंचाए। 80 करोड़ लोग को रोज राशन मिल रहा है। सरकार बात करिए प्रति व्यक्ति आय की, बहुत ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, इनकम बहुत ज्यादा है प्रति व्यक्ति की, और 80 करोड़ लोग भोजन ले रहे हैं। कौन भाई, क्या क्या हम आपको बताएं? हर एक चीज विवादित है, हर एक चीज विवादित है हमारे यहाँ। और विवादित इसलिए है कि सब लोगों को राजनीति में रहना है, और हम लोग जब तक इन लोगों का सपोर्ट करते रहेंगे ना, इन लोगों का नहीं हो पाएगा, कुछ जिंदगी में नहीं होगा। हम बता रहे हैं आपसे, लिख के ले लीजिए, जिंदगी में कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग इनका सपोर्ट। ये लोग रैली करने आते हैं ना, रैली में मत जाइए। ये लोग रैली करने आए, कोई आदमी एक चिड़िया ना वहां दिखे ना, इन लोगों को तब समझ में आएगा कि अब जनता सुधर चुकी है। जिस दिन हमारे यहाँ के लोग, मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे कि इन लोगों की जो रैली है ना, हम जितने पढ़े लिखे लोग हैं, भाई हो बहनें हो, माता पिता है, जितने भी लोग हैं, चाचा मौसी बुआ, जितने भी लोग हैं, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर कभी चुनाव होता है और इनका घोषणा पत्र पढ़िए कि ये क्या क्या घोषणा पत्र कर रहे हैं, कि ये क्या क्या हमको दे रहे हैं। ठीक है, उनका पढ़िए, सभी पार्टियों का पढ़िए और सभी पार्टियों का रखे रहिए। एक पार्टी को चुनाव जिताइए, जो पार्टी चुनाव जीतती है, जो इन सभी तीनों लोगों का पढ़ लीजिए, जो सबसे बेटर दे रहा है कि हम इतना रोजगार देंगे, हम इतना करेंगे, हम इतना ये करेंगे, उस पार्टी को चुनाव जिताइए। और चुनाव अगर वो पार्टी नहीं चुनाव जीतने के बाद अगर वो नहीं कर रही है, उसके खिलाफ इतना याचिका दायर करिए ना कि जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी वाली बात कर सकते हैं, ये लोग ऐसा प्रलोभन दे सकते हैं, इनको ये समझ में आ जाए कि ये प्रलोभन नहीं देंगे, या तो चुनाव आयोग को ऐसा मना करना होगा कि आप वही काम करेंगे जिसमें आपको, मतलब आप वही चीज अपने घोषणा पत्र में लिखेंगे जो आप दे सकते हैं, अन्यथा उसको नहीं लिखेंगे, आप प्रलोभन नहीं देंगे। ठीक है, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जिनके माता पिता, जैसे हमारे माता पिता नहीं पढ़े लिखे, हम उनको कहते हैं, कुछ भी समझाते रहते हैं। ठीक है, तो जितने लोगों के माता पिता लोग अनपढ़ हैं, नहीं बेचारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो आप उनका जो लड़का है उनको मतलब आप लोग से विनती है कि आप अपने माँ बाप, सब भाई बहनों, जितने भी लोग हैं, सबको समझाइए। और अगर देश में परिवर्तन चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए, देश में परिवर्तन हो जाए, तो इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये नेता लोग हैं, हमें खा जाएंगे और हम लोग किसी के कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, हम आपसे ये विनती कर रहे हैं आपसे, इस चीज पे केयरफुल रहिए। सबका घोषणा पत्र पढ़िए, जिसका सबसे ज्यादा घोषणा पत्र है
उस घोषणा पत्र वाले को जिताइए, और उसको जिताने के बाद अगर वो ऐसा नहीं कर रहा उस 5 साल में, उसके खिलाफ इतने याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को लताड़ लगाए और जो सरकार है वर्तमान वो सरकार उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाए, इतनी याचिका दायर हो। और जो सरकार, मैं कह रहा हूं ना, जो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इनके खिलाफ ये याचिका दायर नहीं हो सकती कि इस घोषणा पत्र में सिर्फ प्रलोभन दिया गया था, उस सुप्रीम कोर्ट को ये याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़े। ठीक है, आई होप कि बस इतना ही कहना है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो हमें जो विवाद इससे संबंधित बताना था हमने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास में किसी और विवाद को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। अब विवाद बहुत है, आता ही रहूँगा। क्या है कि थोड़ा हमको भी पढ़ना पड़ता है, क्या करें, थोड़ा सा बहुत अच्छा पढ़ाई तो नहीं हो पा रहा है लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, तो हमें भी पढ़ना पड़ता है। तो जो विवाद है हमें जितना समझ में आया हम आपको बता दिए हैं। अगर कोई भी गलती हो, देखिए पॉलिटिकल, मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करूंगा सर, भाइयों बहनों, आप लोग पॉलिटिकल एंगल से मत लीजिए। देश, हमें भी नौकरी की जरूरत है, जितने लोग पढ़ रहे होंगे उनको भी नौकरी की जरूरत है, हर माँ बाप की लड़कियों को नौकरी की जरूरत है, हर भाई के भाई की नौकरी की जरूरत है, हर बहन के भाई की जरूरत है, हर भाई की बहन को नौकरी की जरूरत है, हर दादा या दादी के पोते के या बेटे की नौकरी की जरूरत है कि मतलब उनको नौकरी मिल जाए। कितने लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं लोगों का ये प्रॉब्लम जो हम यही बता रहे हैं आपसे कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। जिस शिक्षकों को जाना चाहिए अच्छे दिन उनको राज्यपाल रोक दे रहे हैं कि नहीं जाना शिक्षकों। बताओ क्या मानसिकता है उन लोगों की। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे अगले क्लास में। आई होप कि आपको समझ में आएगा, पूरा अच्छे से वीडियो देखिए। आई होप कि आपको समझ में आएगा। मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार। कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। नमस्कार।